हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल स्टडी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, मैं लाया हूँ आप लोग के लिए टॉप 20 MCQs ऑन SST की, जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025-26 में आने की पूरी चांस हो सकती है। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू से देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान है वो 4 खंडों में विभाजित है, जिसमें से पहला है इतिहास, जिनके 5 प्रश्न मिलेंगे, भूगोल उनके भी 5 प्रश्न मिलेंगे, और राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र है। इन चारों के 5-5 प्रश्न मिलाकर कुल मिलाकर 20 MCQ बनेंगे। बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार के अन्य इतिहास से संबंधित है। सब्जेक्टों का अगर आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? के लिए सब्सक्राइब करना ना भारतीय भूलिए। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर 1919। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में आता है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटिव है, 1919 में हुआ था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? वो हमारे राष्ट्रपिता जो है भारत के, महात्मा गांधी जी। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? मतलब असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था? तो वो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जो है ना, वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इस कांड से प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यहाँ पर चलते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन संबंधित था। यहाँ पर देखिए, कंफ्यूज होने वाली बात भी यहाँ पर है कि तुर्की के सुल्तान। यहाँ पर बहुत लोग जल्दबाजी में आकर इस पर भी आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा। तुर्की के सुल्तान नहीं होगा, यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद होगा। जो खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। चलिए पांचवा नंबर है कि प्रिंट संस्कृति का मुख्य प्रभाव क्या था? मतलब कि प्रिंट संस्कृति का मुख्य प्रभाव जो था वो विचारों का प्रसार। इस प्रिंट संस्कृति से सभी अपने अपने विचार का प्रसार करते थे। इसलिए सही आंसर हो जाएगा विचारों का प्रसार। तो चलिए हमारा जो आगे होगा वो होगा भूगोल का प्रश्न। 5 प्रश्न खत्म हो गए। यहाँ पर 5 प्रश्न अब आएंगे भूगोल के। इतिहास के 5 प्रश्न खत्म हो गए। अब यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन? नवीकरणीय पहले समझ लीजिए, नवीकरणीय होता है वो कभी ना खत्म होने वाला होता है, और जो अनवीकरणीय होता है उसको खत्म होने की संभावना होती है उसकी। तो कोयला जो है इसकी खत्म होने की संभावना है, पेट्रोलियम इसका भी खत्म होने का संभावना है। इन दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन उस कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर प्राकृतिक गैस इसका भी खत्म होने की संभावना, लेकिन यहाँ पर हमारा जो सौर ऊर्जा है ये नवीकरणीय है, ये कभी भी ना खत्म होने वाला संसाधन है। तो हमारा 7वां नंबर है, जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य है, जो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होगा वो होगा मृदा अपरदन, मिट्टी कटाव को रोकना, मृदा अपरदन। तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि खनिज और ऊर्जा संसाधन आवश्यक है। खनिज और ऊर्जा संसाधन किससे आवश्यक होता है? ये किस चीज़ से आवश्यक है? यहाँ पर आर्थिक विकास के लिए खनिज और ऊर्जा संसाधन आवश्यक है। खनिज और विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। यहाँ पर काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल। काली मिट्टी में उगाई जाने कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, और वहाँ पर महाराष्ट्र गुजरात की सबसे मुख्य एवं सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है वो है कपास। इसलिए काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल जो कि होगी कपास।
तो यहाँ पर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना उपयोगी है। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं जो होती हैं वो बहुत उपयोगी होती हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन में दिया है ना ही वस्त्र उद्योग और ना ही व्यापार के लिए होगा, सिंचाई और बिजली के लिए। इन नदियों से हम सिंचाई भी कर सकते हैं और बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर भी करेक्ट होगा। चलिए, हमारा राजनीतिक विज्ञान यहाँ से आ गया है, तो हम राजनीतिक विज्ञान में देखेंगे सबसे 11वां क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहा है कि संघवाद का अर्थ है, मतलब संघवाद का क्या अर्थ है। तो संघवाद का जो अर्थ होता है वो होता है शक्तियों में विभाजन। इसका अर्थ होता है शक्तियों में विभाजन। तो हमारा यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। तो विकेंद्रीकरण का जो मतलब होता है वो शक्ति में केंद्र होता है, उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो आइए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये 2025-26 जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा यहाँ पर क्लास 10th का SST का, उसमें आने के पूरे चांस है, इसलिए ध्यान से देख कर चलिएगा। तो हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, मतलब पंचायती राज को कब संवैधानिक दर्जा मिला था या किस संशोधन में मिला था। तो वो मिला था 73वें संशोधन में। हमारा ऑप्शन भी सही चला जाएगा, 73वें संशोधन। जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था वो 73वें संशोधन में मिला था। हमारा यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या है। आप लोग जानते होंगे यहाँ पर भारत में अत्यधिक राजनीति हो रही, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ पर बढ़ चढ़ कर राजनीति हो रही है। इसलिए राजनीतिक दलों का जो मुख्य कार्य है वो सबसे पहले उनकी सरकार बनाना। सरकार, यहाँ पर सही आंसर सरकार बनाना हो जाएगा, क्योंकि सरकार बनेगी तभी वो लोग आगे या फिर विरोध करेंगे या फिर चुनाव रोकेंगे, समाज में विभाजन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो मुख्य कार्य होगा वो सरकार बनाना होगा। ऑप्शन बी हमारा सही चला जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लोकतंत्र आधारित है। लोकतंत्र किस पर आधारित होता है, आप बताइए। लोकतंत्र किस पर आधारित, और लोकतंत्र जो आधारित होता है, आप ऑप्शन देखकर ही पता चल गया होगा आप लोगों की स्वतंत्र चुनाव पर। जो लोकतंत्र होता है वो स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। यहाँ से 15 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए, तो 5 क्वेश्चन हमारे सिर्फ बचे हैं अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स से। ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का अर्थ है, मतलब कि आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। तो आर्थिक विकास का अर्थ जो है वो है जीवन स्तर में सुधार। 5 क्वेश्चन सभी पार्टों से आएंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसलिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स 3 पार्ट से हो गए हैं और यहाँ पर आखिरी पार्ट अर्थशास्त्र बचा हुआ है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, मतलब कि यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। आप लोग ये तीनों रट लीजिएगा, इनसे एक ना एक क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है, 100%। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जो प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल, तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारा कृषि शामिल है। कृषि जो है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। यहाँ पर ऑप्शन देकर, क्वेश्चन देख कर ही आप लोग आंसर का पता लगा सकते हैं। वैश्विक जुड़ाव होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, वैश्विक जुड़ाव। 19 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा देते हैं। उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा देते हैं तो कौन सा सुरक्षा देते हैं, वो देते हैं अनुचित व्यापार से। वो अपने अनुचित व्यापार से सुरक्षा देते हैं। यहाँ पर हमारा 20 नंबर जो आखिरी प्रश्न है, मुद्रा और साख का कार्य। तो मुद्रा और साख जो कि हमारा एकदम लास्ट चैप्टर है, यहाँ से भी कई लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं और शॉर्ट तो बनते ही बनते हैं MCQ वाले। तो मुद्रा और साख जो होता है वो लेन देन को आसान बनाता है। तो हमारे लेन देन को जो आसान बनाता है मुद्रा साख कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मुद्रा और साख के